मैं मैं कहना चाहूँगा कि जितना हम पावल जी से परेशान है वो हमसे ज़्यादा परेशान है। क्योंकि वो कहते रहते हैं कि मैं रेट बढ़ा दूंगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं पावल जी ऐसे ही कह रहे हैं, बढ़ाएंगे नहीं। तो ये जो चल रहा है मार्केट में वॉलेटिलिटी, और फिर वो बाद में जाके कहा कि नहीं मैं सच में बढ़ा दूंगा। तो मुझे लगता है जैसे अनुराग जी ने भी कहा कि अब रेट्स तो बढ़ेंगे, तो अब कहाँ पे रुकेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ते जाएंगे। जो फेड का भी यही रिक्वायरमेंट है कि जो स्पेकुलेटिव एक्सेस है, जो लोग जबरदस्ती घर इसलिए ले रहे हैं कि उसमें हम कैपिटल गेन बना लें, सस्ते में पैसा मिल रहा है, 3% पे मिल रहा है, 8% कैपिटल गेन बन जाएगा तो उसमें आर्बिट्राज में पैसा निकाल दे, वो स्पेकुलेटिव एक्सेस सिस्टम से निकाल दे, जेन्युइन डिमांड को हर्ट ना करें। अब उनके लिए भी बड़ा मुश्किल कहना है कि किस लेवल पे रेट बढ़ के ऐसा होगा कि जेन्युइन डिमांड नहीं कम हो रही है, सिर्फ स्पेकुलेटिव एक्सेस निकल रहा है। तो अब वो कहना बड़ा मुश्किल है 6% पे होगा या उसके भी ऊपर होगा या ऑलरेडी हो गया है, वो तो डेटा ही बताएगा, अगले 1-2 महीने में आएगा। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत फास्ट रेट बढ़ाएंगे, मतलब वो मार्केट को टेंडर रुक्स पे रखेंगे। इसका पॉलिटिकल, हाँ, कि हम बढ़ा देंगे और नीचे तो नहीं आएगा, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट रहेगा। तो इस रहेंगे कि इन्वेस्टर्स को डर लगा रहे कि अगर रेट बढ़ गए तो मार्क टू मार्केट लॉस लेना पड़ेगा बुक पे। तो स्पेकुलेटिव एक्सेस ग्लोबली निकल जाए, धीरे धीरे M3 की जो सप्लाई है वो कम हो जाए। आई थिंक फोकस उस पर रहेगा। अब वो नंबर कहाँ जाके रुकेगा वो कहना फ्रैंकली बड़ा मुश्किल है। M3 की सप्लाई कैसे रुकेगी? अभी तो लोगों के पास $1 ट्रिलियन तो वैसे ही पड़ा जो सन्ड्री बिल पे करते हैं उस वाला। तो अब उसी को तो कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उसको स्क्वीज करते जाए, वापस लेते जाए, लोग वापस देते जाए कि भाई अब हमको नहीं चाहिए हाई कॉस्ट लोन, नहीं चाहिए हमको, कॉस्ट ऑफ फंडिंग इतनी बढ़ गई है कि बेटर है कि हम ना लें, कुछ भी ना करें। लेकिन एक चीज आप लोग इसको और कंसीडर करिए। विशाल, आपके पास आता हूं मैं। 24 में वहां पे भी चुनाव है, जो कुछ भी कांड करना है सितंबर अक्टूबर तक कर लीजिए, बिल्कुल। उसके बाद बिल्कुल पॉलिटिकल कॉस्ट भी तो है उसकी। अभी देखिए वहां पे बजट पेश करने की तैयारी, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। आज सुबह मैं अनुराग से चर्चा भी कर रहा था, तरह तरह के बड़े 3 तूफानी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं कि वेल्थ टैक्स लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पता नहीं उसमें कितना नेगोशिएट हो पाएगा, लेकिन ये हो रहा है। तो विशाल, आप लोग भी तो एक कैलकुलेशन करते होंगे, इन्फॉर्म्ड गेस करते होंगे कि ये जो, क्योंकि देखिए सीधे सीधे मतलब है कि मैं तो जितना फेड बढ़ाएगा उसमें 2% हम यहाँ जोड़ लेंगे, इतना हमारे यहाँ होगा। तो आप लोग क्या गेस लेके चल रहे हैं कि फेड क्या कर सकता है, कि कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगा ये रेट? जिस तरह फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने रिसेंटली कांग्रेस के स्पीच में कहा था कि जो इकोनॉमिक डेटा यूएस में आ रहा है वो फेड के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रांग है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक साइड पे फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो सके, मगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी जल्दी स्लो नहीं हो रही है यूएस में, और इन्फ्लेशन भी इतनी जल्दी नीचे नहीं आ रही है। तो इसलिए उन लोग को रेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, और तब तक करने पड़ेंगे जब तक ये काबू में ना आ जाए इन्फ्लेशन। तो एक नंबर लगाना मुश्किल है। अगर आप फेड का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 2 साल पहले उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन्फ्लेशन इतनी जल्दी बढ़ेगा। जब उन्होंने रेट हाइक्स शुरू किए तभी भी उनको लगा कि ये 6 महीने में या 12 महीने में कंट्रोल में आ जाएगा, बट असलियत ये है कि अब तक वो कंट्रोल में आया नहीं है। तो टर्मिनल रेट का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। उन्होंने रिसेंटली एक इंडिकेशन दिया था 2022 के एंड में कि 5.1% तक जा सकता है, मगर जिस तरह अभी लग रहा है वो शायद 550 to 6% के बीच में जा सकता है। और काफी ग्लोबल बैंक्स ने, जैसे गोल्डमैन सैक्स और ब्लैक रॉक ने भी चेयरमैन की स्पीच के बाद अपना फोरकास्ट इंक्रीज किया है कि ये 575 to 6% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। ओके, अनुराग ने भी एक अंग्रेजी में एक बात कही थी, वी कैन टेक ऑन इन्फ्लेशन बट नॉट योर लॉसेस। इसको हिंदी में भी ये कह सकते हैं, गेहूं के साथ घुन पिसेगा। कह सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मुझे आपसे पूछना। अभी फेड का डर जो है ना 2-3 दिन पहले आया है, उससे पहले तो इक्विटी मार्केट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें बंद कर रखी थी उसने। तो हम लोग ये कहते थे सुबह अपनी कन्वर्सेशन में कि देखो फेड अपनी तरफ, बॉन्ड मार्केट अपनी कहानी सुना रहा है, फेड मार्केट इक्विटी वाला अपनी कहानी सुना रहा है। पता नहीं अचानक से 2 दिन बाद उनको ज्ञान पता लगा, तो फिर वो समझ जाएगा नहीं साथ मिलके चलना है। ये क्यों हुआ था ऐसा अचानक से? मतलब फेड इक्विटी वालों को बहुत ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस था क्या? हाँ, नहीं नीरज, मुझे ना काफी समय से लगता है ये कि इक्विटी मार्केट्स ना वो रिस्क को परसीव और एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं कि ये फेड रियली यू टर्न नहीं लेगा।
देखिए, मैंने ये उनके एक आपने बात कही अच्छी कि दिस इज अ फिजिकली लिबरल गवर्नमेंट गोइंग इनटू इलेक्शंस, राइट, और उन्होंने अपने बजट्स में अपना नजरिया बताया कि अगर खुला पर्स मिले तो वो क्या क्या कर सकते हैं। और उस सिनेरियो में फेडरल रिजर्व की लिमिटेशन भी बताई कि बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड दे वांट टू गो स्लो एंड बिहाइंड रादर देन बी अहेड एंड अपीयर टू बी wrecking द इकोनॉमी। बट रिजॉल्व पक्का है नीरज, he will not leave the chair without getting it back to 2%। वो रिजॉल्व मार्केट नीरज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो बार बार सोच रहा है कि कहीं ना कहीं यू टर्न आएगा इन पॉलिटिकल कंपल्शंस, दे विल हैव टू टेक अ यू टर्न और रेट्स वापस नीचे आएंगे। नीरज, ये बहुत बड़ा टेस्ट है और हिस्ट्री में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट मार्केट में मैं तो नीरज इस स्टैंड साइड में खड़ा हूं कि ये रिजॉल्व बहुत मजबूत है। मार्केट ने इसको अभी सीरियसली एब्जॉर्ब किया नहीं है, अभी नहीं किया है तो करेगा, पर करना होगा नीरज। ये फेड विल नॉट बैक आउट विदाउट गेटिंग इट बैक टू 2%। और इस बार अगर इकोनॉमी में रिसेशन भी आया लेकिन अगर इन्फ्लेशन नहीं है नीचे तो रेट कम नहीं होंगे। यानी कौन किसको हल्के में ले रहा है वही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने अगले बार शो में एक एस्ट्रोलॉजर ही बैठाऊंगा। जब पावल साहब को नहीं समझ में आ रहा था, एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि सारे एस्ट्रोलॉजर ही हैं यहाँ पे अभी भी कि कहाँ जाएगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं संजय जी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम के दो छोटे छोटे हमारे पास नमूने हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम